नमस्कार। आज बात करेंगे देश में सियासी करवटों की। बिहार में नीतीश कुमार के बीजेपी को छोड़ आरजेडी के साथ सरकार बनाने पर कई सवाल खड़े हुए। इसके उनकी राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा पर चर्चा भी शुरू हो गई थी। अचानक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने नए मिशन का ऐलान कर दिया, मेक इंडिया नंबर 1। अरविंद केजरीवाल ने इस मिशन के लिए 130 करोड़ जनता को जोड़ने और इसके लिए देश भर में दौरे की बात भी कह डाली। ये मिशन ठीक उसी तर्ज पर लग रहा है जो प्रधानमंत्री का मिशन है, भारत को विश्व गुरु बनाने का। बहरहाल दिल्ली में घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई की छापेमारी हुई। इसके साथ ही देश के 7 अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 21 जगहों पर छापे पड़े। ये छापे आबकारी मामले में डाले गए। छापे कुछ एक्साइज अधिकारियों और शराब कारोबारियों पर भी डाले गए। दिल्ली के उपराज्यपाल ने ही आबकारी नीतियों में गड़बड़ी के आरोपों को लेकर सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। सिसोदिया की गिरफ्तारी का अंदेशा अरविंद केजरीवाल पहले ही जता चुके हैं। तो इन छापों पर अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि आज मनीष सिसोदिया को दुनिया का सबसे अच्छा शिक्षा मंत्री घोषित किया गया, लेकिन उनके घर सीबीआई की रेड हुई। जो अड़चनें बहुत तो हैं, ये आएंगी। 7 साल में मनीष जी पर कई बार रेड हुई है, कई झूठे केस हुए हैं। मेरे ऊपर भी रेड हो चुकी है। पहले भी कुछ नहीं निकला है और अभी भी कुछ नहीं निकलेगा। आप ही के जो नेता हैं संजय सिंह, उन्होंने कहा है कि शराब नीति की जांच मकसद नहीं है, मकसद एक ही है, अरविंद केजरीवाल की बढ़ती लोकप्रियता को रोकना असल मकसद है। बीजेपी के नेता अनुराग ठाकुर ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की साठगांठ के कारण शराब के ठेकों में भयंकर भ्रष्टाचार हुआ है। ये भ्रष्टाचार पर आंदोलन की बात करते थे और कहते थे कि राजनीति में नहीं आएंगे, लेकिन ये राजनीति में भी आए और भ्रष्टाचार भी किया। तो ये घटनाक्रम एक तरफ है, लेकिन राजनीतिक हालात पर नजर डालें तो आम आदमी पार्टी पंजाब से मिली सफलता के बाद बुलंद हौसलों से बढ़ रही है। अरविंद केजरीवाल गुजरात और हिमाचल प्रदेश का लगातार दौरा कर रहे हैं। वहां पे चुनाव होने वाले हैं। बीजेपी को चुनौती देने की कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। हाल ही में चुनाव आयोग ने भी गोवा में फरवरी में चुनावी नतीजों के बाद आम आदमी पार्टी को राज्य की राजनीतिक दल का दर्जा दे दिया है। सिर्फ एक और राज्य में अच्छे प्रदर्शन हो जाए तो आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा पा लेगी। आज ही प्रधानमंत्री मोदी ने हर घर जल उत्सव के दौरान कहा है कि सरकार बनाने के लिए उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, लेकिन देश बनाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। हम सभी ने देश बनाने का रास्ता चुना है, इसलिए देश की वर्तमान और भविष्य की चुनौतियों का लगातार समाधान कर रहे हैं। सरकार बनाने के लिए उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, लेकिन देश बनाने के लिए कड़ी मेहनत करनी होती है और सबके प्रयास से होती है। हम सभी ने देश बनाने का रास्ता चुना है, इसलिए देश की वर्तमान और भविष्य की चुनौतियों का लगातार समाधान कर रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान हैं सौरभ भारद्वाज हैं, विधायक हैं आम आदमी पार्टी के, ओपी शर्मा नेता बीजेपी, विनोद अग्निहोत्री वरिष्ठ पत्रकार हैं और इलियास आजमी पूर्व नेता रह चुके हैं आम आदमी पार्टी के। पहला सवाल मेरा सौरभ भारद्वाज आपसे ही है। हम अरविंद केजरीवाल के मिशन इंडिया नंबर 1 बनाने की कर रहे हैं, लेकिन आज जो दिल्ली में घटनाक्रम हो रहा है उसका भी एक राजनीतिक असर होता है। किस तरह से आप आंक रहे हैं जो घटनाक्रम हुआ है, जो रेट्स पड़ी हैं इसको? देखिए निधि जी, सबसे प्रसिद्ध अखबारों में से एक अमेरिका के न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर आज दिल्ली सरकार के स्कूल के बच्चों की तस्वीर छपी है और साथ में दूसरी तस्वीर मनीष सिसोदिया जी की छपी है और उसमें बताया गया कि किस तरीके से भारत देश के अंदर दिल्ली शहर के अंदर एक शिक्षा क्रांति हो रही है और उस क्रांति के जनक दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया हैं। आज भारत में कोने कोने में रहने वाले भारतीयों का सीना फक्र से कितना चौड़ा हुआ होगा, उनको कितना गर्व हुआ होगा कि जहां विदेशों में भारत के बारे में बलात्कारों की खबरें छपती थी, गरीबी की खबरें छपती थी, आज वहां पे देश की शिक्षा नीति की खबर छपी है।
और उसके बिल्कुल उलट उस आदमी जिसकी प्रशंसा विदेशों के अखबार कर रहे हैं और न्यूयॉर्क टाइम्स जैसा इतना बड़ा और इतना प्रेस्टिजियस अखबार कर रहा है, अरविंद केजरीवाल जी का कहना है कि देश को आजाद हुए 75 साल हो गए, आज भी हमारे यहां इतनी सारी समस्याएं हैं। जो छोटे छोटे देश हमारे बाद आजाद हुए, जहां पे उनको एटम बम ने तहस नहस कर दिया, वो देश आज हमसे आगे निकल गए, हम इतना पीछे कैसे रह गए? हमारे देश का आदमी इतना मेहनती है, हमारे देश के युवा इतने इंटेलिजेंट हैं, विदेशी कंपनियों के अंदर जाके वो सीईओ बन गए हैं। हमें इस देश को नंबर 1 बनाने के लिए एक साथ आना पड़ेगा और इसीलिए इंडिया नंबर 1 मिशन की शुरुआत की गई है। लेकिन सौरभ आपकी बात सही है, जो इंडिया मिशन नंबर 1 उस पर आएंगे, लेकिन जो ये रेड्स हुई हैं ये उनके शिक्षा में काम को लेकर नहीं है। मनीष सिसोदिया के न्यूयॉर्क टाइम्स में वो वाकई में छपा है, सराहनीय है, और दिल्ली के स्कूल लगातार प्रगति कर रहे हैं, लेकिन वो आबकारी नीति को है, ये वो दूसरे महकमे का काम है। शिक्षा को और आबकारी नीति को कैसे जोड़ के देखें? ऐसे जोड़ के देखना चाहिए निधि जी कि मनीष जी के पास तो 22 मंत्रालय हैं और वो एक ही आदमी हैं जिनका डंका पूरे विश्व में उनकी शिक्षा के कारण बज रहा है। सुबह 6 बजे उठ के वो किसी सरकारी स्कूल के अंदर जाके मुआयना करते हैं, शाम तक वो इन कामों के अंदर लगे रहते हैं। वही आदमी इतना महान हो सकता है और वही आदमी आज इतना भ्रष्ट हो गया कि उसके यहाँ सीबीआई के छापे पड़ रहे हैं। ये बड़ा अजीब बात है। समस्या इसके अंदर ये है निधि जी, अगर भारतीय जनता पार्टी कहती है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी लड़ाई है, तो हम उनसे सिर्फ ये जानना चाहते हैं, अदानी के बंदरगाह पे गुजरात में 20,000 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी जाती है, 20,000 करोड़ की, साधारण बात नहीं है। किसके घर पे छापा पड़ा? ईडी ने कहां पे रेड मारी? सीबीआई ने किसके खिलाफ दर्ज किया केस? कोई दर्ज नहीं हुआ। गुजरात के अंदर शराबबंदी है, शराब बेचना बना है, ड्राई स्टेट है। गुजरात के हर गांव के अंदर शराब मिलती है। गुजरात के हर शहर में, अहमदाबाद हो या गांधीनगर, आप फोन करिए, आपको शराब घर पे डिलीवर होती है। एक ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क के थ्रू ये शराब पूरे गुजरात में मिलती है, मगर सरकार को 1 रुपए की भी एक्साइज ड्यूटी नहीं मिलती। इसका मतलब ये सवाल वाजिब है, ये सवाल वाजिब है आपका। ओपी चल रहा है और वहां पे सीबीआई की रेड कब पड़ेंगी? ओपी शर्मा, आपसे, हालांकि शिक्षा के क्षेत्र में काम और आबकारी नीति को नहीं रोका जाता, लेकिन क्या जो ये सरकारी एजेंसियां, केंद्रीय एजेंसियां जो हैं, ये भेदभाव कर रही हैं, जो आरोप लगा रहे हैं, सौरभ, उसका जवाब दीजिए। देखिए, आज मामला है दिल्ली की जो आबकारी नीति है, उसमें गैर कानूनी तरीके से कायदे कानून को ताक पर रखकर जो आबकारी नीति बनाई, ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को शराब के ठेके दिए गए, और जब पूरा देश और दिल्ली कोरोना से त्रस्त था, लोगों पे रोजगार और खाने पीने तक की दिक्कत थी, पैदल अपने गांव जा रहे थे, उस वक्त दिल्ली की ये सरकार के जो ठेकेदार थे, उन माफियाओं का 144 करोड़ रुपया उन्होंने माफ किया। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है, यदि दिल्ली की डीटीसी की बस में कोई आदमी जेब काटते हुए पकड़ा जाए, तो वो ये कहे कि बिहार में एक लड़की के ऊपर गोली चला दी, आप उसकी चर्चा क्यों नहीं कर रहे? तो आज पहले ये तय करिए कि हमने आबकारी नीति पे विषय में बात करनी है, शिक्षा नीति के विषय में बात करनी है, या केजरीवाल जी जो देश को नंबर 1 बनाने की बात कर रहे हैं वो बात करनी है, या जो केजरीवाल जी जो पेड न्यूज, जो दिल्ली की जनता का 1,000 करोड़ रुपया हर साल मेहनत खून पसीने की कमाई को ये जो पेड न्यूज और दूसरी न्यूज देकर और उससे जो किकबैक लेते हैं, क्या हम उसके विषय में बात करें? मैं दिल्ली विधानसभा का सदस्य होने के नाते मैं ये समझता हूं, आप दिल्ली की शिक्षा नीति की यदि मैं बात करूं, तो आज स्कूलों के अंदर फैकल्टी नहीं है, पीने का पानी नहीं है, शौचालय नहीं है, और तो और आज तक दिल्ली सरकार ने एक स्कूल नहीं खोला, एक हॉस्पिटल नहीं खोला। अब ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े अखबारों में पैसे देके खबरें छपवाते हैं। आम आदमी पार्टी का कहना यह है कि अरविंद केजरीवाल की जो लोकप्रियता बढ़ती जा रही है,
इसलिए जो बीजेपी है वो दबाव में है और केंद्रीय एजेंसियों के द्वारा ये कार्रवाई करवा रही है। जी निधि जी सुनिए, अपने मुंह जो मियां मिट्ठू बनता है उसको शेख चिल्ली कहते हैं। सवाल ये है, मैं पेड न्यूज छपवाकर ये कहूं कि मेरी प्रशंसा हो रही है। मैं आती हूं विनोद अग्निहोत्री पे। विनोद जी, आप कमाल कर रहे हैं जी। आप 1000 करोड़ रुपया दिल्ली की जनता की कमाई को जो अपना काला चेहरा उजला करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। किस तरह से देखें, क्योंकि एक तरफ मनीष सिसोदिया पे न्यूयॉर्क टाइम्स में पूरा आर्टिकल छपता है, दूसरी तरफ ये रेड्स हो जाती है। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने बहुत पहले से ही इसकी जानकारी दे दी थी। देखिए, अभी हमारे मित्र बीजेपी के जो ओम प्रकाश शर्मा जी हैं, उन्होंने खुद कहा कि बात अगर दिल्ली की आबकारी नीति की हो रही है, जो छापे पड़ रहे हैं वो शराब नीति को लेके पड़ रहे हैं, उसमें जो गड़बड़ हुआ है उसको लेके पड़ रहे हैं, तो बिहार की लड़की की चर्चा बोली चली उसकी क्यों की जाए। तो उसी तरह जो छापे पड़ रहे हैं उनका संबंध तो आबकारी नीति से है। पेड न्यूज की बात जो है, तो पेड न्यूज का तो कोई सबूत ना मेरे पास है, ना शर्मा जी के पास होगा, ना शायद आपके पास होगा। क्योंकि भाई किसी अखबार में अगर कोई समाचार छपता है, एक तो विज्ञापन छपता है, एक समाचार छपता है। विज्ञापन तो सीधे सीधे मालूम होता है पैसे देके छपवाया गया है, उसमें लिखा होता है विज्ञापन। लेकिन अगर खबर छपती है तो ये साबित कैसे होगा कि पेड न्यूज है? चाहे बीजेपी के पक्ष में खबर छपे, कांग्रेस के पक्ष में छपे, आम आदमी पार्टी के पक्ष में छपे, जो भी उसमें तथ्य कौन से हैं, फैक्ट। अगर न्यूयॉर्क टाइम्स एक प्रतिष्ठित अखबार है अमेरिका का, दुनिया का, अगर उसमें फैक्ट्स के साथ कोई स्टोरी छपी है तो उसको हम पेड न्यूज कैसे कह सकते हैं? या तो उसका कोई सबूत हो हमारे पास। अगर उसमें फैक्ट्स गलत है, मैं सबूत तो गलत के वक्तव्य के बाद हाँ, तो उन फैक्ट्स को जो है, अगर कोई फैक्ट्स हैं अगर वो गलत हैं तो उनको काउंटर करना चाहिए। ये फैक्ट्स गलत है और छपे इस तरह हैं, तो जरूर उसको लेकर के फिर एक शख्स सुबह उठ सकता है। तो इसलिए पेड न्यूज वाला जहां तक मामला है, उस पर तो अभी तक ना कोई जांच बैठी है और ना कोई आबकारी नीति को लेकर के जरूर आरोप आम आदमी पार्टी की सरकार पर है और आम आदमी पार्टी की सरकार को उनका जवाब देना पड़ेगा। और आज सीबीआई अगर छापा मार रही है तो सीबीआई के छापे से ही खाली अपराधी या दोषी हम साबित नहीं कर सकते, क्योंकि छापे तो बहुत जगह पड़ते हैं। उसके बाद अदालत में असली फैसला होगा कि कहां घोटाला हुआ है या नहीं हुआ है। 2G को लेकर इस देश में इतना हल्ला मचा और बाद में सरकार मनमोहन सिंह की बदनाम हो गई। बाद में सीबीआई कोर्ट में सबूत नहीं पेश कर पाई और उस 2G अदालत जज ने सबको बरी कर दिया और कहा कि वे 1 साल इंतजार करते रहे और कोई सबूत नहीं आया। और आज तक उसके बाद सीबीआई ने हाई कोर्ट में अपील भी नहीं की। तो कई बार जो है, जो छापे पड़ते हैं उसके बाद उन छापों को जो है जब आप कोर्ट में साबित नहीं कर पाते हैं तो जनता भूल जाती है। बोफोर्स को लेकर देख लीजिए, बोफोर्स में हाई कोर्ट से सब बरी हो गए, एक भी आदमी को सजा नहीं हुई और उसके बाद बोफोर्स में राजीव गांधी बदनाम हो गए। तो मुझे लगता है राजनीतिक मामलों में इन सब चीजों का ध्यान रख के आरोप लगाना चाहिए। अगर कोर्ट से किसी को सजा होती है तो निश्चित रूप से वो दोषी माना जाएगा। मिशन मेक इंडिया नंबर 1 ऐलान किया है अरविंद केजरीवाल ने। क्या आपको लगता है कि इससे ज्यादा खलबली मची है राजनीति के क्षेत्र में? क्योंकि कुछ दिन पहले तक ही हम बिहार की चर्चा कर रहे थे, नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का विपक्ष की तरफ से दावेदार मान रहे थे और फिर अचानक अरविंद केजरीवाल का यह बयान आया। क्या अरविंद केजरीवाल भी अपने आप को उस रेस में लाना चाह रहे हैं? निधि जी, देखिए, जब से आम आदमी पार्टी का उदय हुआ है, भारतीय जनता पार्टी ने हमारे ऊपर खूब छापे डलवाए हैं, खूब सीबीआई आई है, शुंगलू कमेटी ने 400 फाइलें हमारी खंगाली हैं, इन्हें अभी तक मिला कुछ नहीं है। रेड जरूर हुई है। आम आदमी पार्टी दिल्ली से निकलकर पंजाब में सरकार बना लेती है, गोवा के अंदर स्टेट रिकॉग्नाइज्ड पार्टी बन जाती है। आज गुजरात के अंदर आम आदमी पार्टी से इनको मुकाबला करना पड़ रहा है। लोग गुजरात के अंदर आम आदमी पार्टी को पसंद कर रहे हैं, हम हिमाचल प्रदेश के अंदर कर रहे हैं। ऐसे कई राज्य हैं, चाहे मध्य प्रदेश हो, वहां पे हमारा मेयर जीत के आ रहा है, हरियाणा हो, वहां पे हमारे मेयर जीत के आ रहे हैं, कर्नाटका, महाराष्ट्र के अंदर पंचायतों में, डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारे लोग जीत के आ रहे हैं। तो समस्या ये है कि आम आदमी पार्टी के बढ़ते कदम से भारतीय जनता पार्टी घबरा रही है। भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल के इंडिया नंबर 1 मिशन से घबरा रही है कि अगर ये आदमी देश को नई दिशा दिखाएगा
तो मोदी जी तो ये कह रहे हैं कि सरकार बनाना मेहनत का काम नहीं है। क्यों नहीं है मेहनत का काम? इसलिए नहीं है क्योंकि सरकार बनाना तो पैसों का काम है। पैसे फेंको, सरकार बना लो, सब जानते हैं। और आज अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि सारे देश के 130 करोड़ लोगों को साथ आना पड़ेगा और सबको पढ़ाई कराई जाएगी, मुफ्त और अच्छी शिक्षा दी जाएगी, तो 5 साल में ये देश दुनिया का नंबर 1 देश बन सकता है। मोदी जी के पास देश के लिए कोई विजन नहीं है। मोदी जी 8 साल से कुछ नहीं कर पाए और आगे और समय मांग रहे हैं। तो 2047 की बातें मोदी जी करने लगे कि 2047 में कुछ होगा। तो देश को अब एक नई उम्मीद चाहिए, नई राह चाहिए। देश जो है अब एक ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहा है और भारतीय जनता पार्टी हर विपक्ष के आदमी का मुंह बंद करना चाहती है। इनको लगता है सीबीआई और ईडी के छापों से ये लोगों को डरा देंगे, विपक्ष का मुंह बंद कर देंगे, मगर ऐसा होने वाला नहीं है। बंगाल में मैं आ रही हूँ सौरभ। शर्मा जी, ये अरविंद केजरीवाल, क्या ये नई उम्मीद है? और क्योंकि युवा भी हैं, क्या ये चुनौती है बीजेपी के लिए? 2 साल है 2024 में। जी निधि जी माफ करिए, मैं आज का एजेंडा ही नहीं समझ पा रहा हूं। आप केजरीवाल जी के अभ्युदय पर बात करना चाहते हैं या आप आबकारी नीति पे बात करना चाहते हैं, शिक्षा नीति पे बात करना चाहते हैं? आखिर आप अपना कोई एजेंडा तो तय करिए ना। सियासी करवटें, हमारा कार्यक्रम का शीर्षक सर सियासी करवटें हैं कि किस तरह से सियासत में करवटें होती हैं। कोई एजेंडा नहीं है हमारा। देखिए जी, केजरीवाल जी का एक इतिहास रहा है, झूठ बोलना और पलट जाना, यू टर्न का एक उनका काम रहा है। जो व्यक्ति अपने बच्चों की कसम खाकर भी यू टर्न ले सकता है, उसके किसी वक्तव्य का कोई अर्थ नहीं है। एक बात। दूसरी बात, बार बार आप कह रहे हैं स्कूलों को अच्छा बनाकर देश को आगे ले जाना है। स्कूल तो दिल्ली के अच्छे बनाएंगे आप, क्योंकि वही आपके अंडर है। एक तरफ आप कहते हैं कि ये तो विश्व स्तरीय स्कूल हैं, दूसरी तरफ आप कहते हैं इसको बढ़िया बनाना है। स्कूलों में पानी पीने की व्यवस्था नहीं है, फैकल्टी नहीं है, फर्नीचर नहीं है। आप उसके अंदर जो कमरे 10,000 के करीब जो दिल्ली में आपने बनाए, उसमें घोर भ्रष्टाचार है। तो एक तो हर काम में आप भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। शिक्षा की यदि बात करें, आपने एक कॉलेज दिल्ली में आज तक बनाया नहीं, एक स्कूल आपने नहीं बनाया, एक अस्पताल आपने नहीं बनाया, एक फ्लाईओवर आपने नहीं बनाया। तो मुझे समझ में आता नहीं, जो कैपिटल एक्सपेंस है, जो हमारे लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो शिक्षा के मामले में हो, चाहे वो आपका स्वास्थ्य के मामले में हो, चाहे वो सड़क परिवहन के मामले में हो, उसमें तो कहीं कुछ काम कर नहीं रहे। ठीक है, तो आप शब्दों में ये कहना चाह रहे हैं कि पहले दिल्ली को तो नंबर 1 बना दो। आप ये कहना चाह रहे हैं ना कि दिल्ली को तो नंबर 1 बना दो। ठीक है, मैं इलियासी सुनिए, 1,000 करोड़ रुपया दिल्ली की जनता की मेहनत की कमाई को आप प्रचार करके अपने चेहरे को उजला करने में जो लगा रहे हैं, इसका जस्टिफिकेशन तो मुझे बताइए। आपको 1,000 करोड़ रुपया हर साल जाके, अभी आपने जो बात पेड न्यूज की थी मुझसे पहले माननीय अग्निहोत्री जी ने, तो खलीज टाइम्स और न्यूयॉर्क टाइम्स में सेम टू सेम, वर्ड टू वर्ड एक ही पेड न्यूज छपी है। ये कोई ऐसा ये नहीं हो सकता कि एक ही दिन में एक ही तरीके से एक ही व्यक्ति ने वो खबर नहीं दी है। और सवाल ये है कि इस प्रकार के काम जो दिल्ली में हो रहे हैं, उसका तो हम विधानसभा में बार बार हम उसको उठाते रहे, और केजरीवाल जी तो 2 महीने पहले ही कह रहे थे। तो शर्मा जी, आपका ये कहना है कि जो ये खबर न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी है ना, ये तो आप चोर की दाढ़ी में तिनका है। आप क्या कह रहे हैं कि जो खलीज टाइम्स में भी छपी है वही न्यूज है, वो न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी है, आप ये कह रहे हैं? एज इट इज वही पेड न्यूज है। चलिए, ये भी देख लेंगे। इलियास साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगी, आप आम आदमी पार्टी में रहे हैं, अरविंद केजरीवाल को लगातार मजबूत होते हुए आप देख रहे हैं एक राजनीतिक दल के तौर पर, क्या आपका आंकलन है? देखिए, मैं आम आदमी पार्टी में रहा नहीं हूं। सिर्फ आम आदमी पार्टी की बुनियाद जिन लोगों ने रखी है उनमें एक मैं भी हूं।
जी जहां तक फेक न्यूज या पेड न्यूज की बात है, तो उन साहब से पूछिए कि 8 साल से पूरे मुल्क की 90% मीडिया और 80% अखबारात जो एक आदमी की तारीफ कर रहे हैं, उस पर कई हजार करोड़ रुपए उन्होंने खर्च किया है। कितने लोगों का ईमान खरीदा है, कितने लोगों की जबान तो खरीदी है। इस प्रोग्राम का कोई अर्थ ही नहीं मैं रहेगा जब एक सारा बात मीडिया कह ही सक- बिका हुआ है तो। जब 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 न्यूयॉर्क टाइम्स भी बिक सकता है, जब न्यूयॉर्क टाइम्स नहीं, बिक फिर तो- सकता है, खलीज टाइम्स बिक सकता है, तो फिर यहाँ हमारे क्यों नहीं बिक सकते? आप ही कह रहे हैं ना कि खलीज टाइम्स बिका हुआ है, पेड न्यूज कह रहा हूँ, पेड न्यूज। या न्यूयॉर्क टाइम्स बिका हुआ है? अरे पेड न्यूज आप अगर- छपवा लो, अरे आप छपवा अगर लीजिए ना पेड न्यूज। अगर देखिए, सबसे ज्यादा फेक न्यूज बीजेपी के नेता के लिए पूरे मुल्क का मीडिया समर्पित है 8 साल से, तो क्या हम मान लें कि ये सब फेक न्यूज है? चलिए या इलियास fake साहब, news है? ये एक अलग चर्चा का विषय है, ये एक अलग चर्चा का मैं विषय इसका है जवाब जिसपे आपको देना चाहता नहीं, हूँ इस निधि पे जी। नहीं, इस पे घंटों बहस हो सकती है। मैं उस पर, वो आपने अपनी बात रखी, आपने भी शर्मा जी अपनी बात रखी। मुझे बताया गया था इलियास साहब आम आदमी पार्टी में नहीं है, पहले थे आम आदमी पार्टी में। बहरहाल विनोद जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। और आम आदमी पार्टी बनाई मैंने है, ठीक है अन्ना आंदोलन में। बहुत गलत काम किया हेलो, आपने। जी, अन्ना आंदोलन में इसको पॉलिटिकल पार्टी बनाने का प्रस्ताव मैंने पेश किया था। जी, जी, ठीक है। अरविंद केजरीवाल को उसका कन्वीनर बनाने का प्रस्ताव मैंने पेश किया था। ये आपने बहुत अच्छा उसके काम किया। पॉलिसी और शर्मा जी की प्रोग्राम बात मत बनाने सुनना। में बहुत अच्छा काम किया, हमारे आपने- लोग बहुत अच्छा काम किया। आप शर्मा अपने जी, आप हमारे अंतर्मन में लोगों को क्यों झांकिए। भड़का रहे हो? बीजेपी नहीं सामने थी, आप अपने अंतर्मन में झांकिए। उस वक्त कांग्रेस सामने थी। और ये भी था कि कांग्रेस की दिल्ली में सरकार थी, केंद्र में भी और दिल्ली में भी। भ्रष्टाचार के खिलाफ जो आंदोलन मुल्क में चले, वही आज मैं भ्रष्टाचारी हो गए का हैं। भी एक मुख्य आदमी रहा हूं, और बीपी सिंह के आंदोलन का भी रहा हूं, और अन्ना आंदोलन का भी। ठीक है इलियास साहब, आपने बहुत अहम बातें हमें बताई भ्रष्टाचार हैं। से मुझको नफरत रही है। जी, क्योंकि हमारे पास तो समय मैं शायद अकेला जी आदमी हूं जो तीनों आंदोलनों में जी बधाई बिल्कुल हो पेश आपको, पेश बधाई। रहा है जो भ्रष्टाचार के खिलाफ चले। अब उसमें कुछ बधाई आपको। भ्रष्टाचारी शामिल हो गए हों, इतना बड़ा देश है, ये इसकी कोई गारंटी नहीं है। चोर भी चोर पकड़ने वालों में शामिल हो जाए तो चोरी के खिलाफ लड़ने वालों का को कसूर आप नहीं दे सकते। तो लेकिन जो तरीका अपनाया जा रहा है हमारे देश में, उसमें मैं प्रधानमंत्री जी से कहूंगा कि जितने लोग विरोध कर रहे हैं सबको अंदर कीजिए, इस तरह आप चुनाव जीत जाएंगे। जो इंदिरा गांधी ने किया था, आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं। 1975 में, वो हाँ वही फार्मूला भारत सरकार को अब अपनाना चाहिए ताकि 2024 अरे हम तो उसके विरोधी रहे हैं 1975 में जो कुछ हुआ है। इलियास भाई, ठीक है, इंदिरा ठीक है। इंदिरा गांधी चुनाव हार गई थी भाई। ठीक है अब मेरा जो आप सवाल विरोधी है हैं, वो लेकिन जो आज की रिजल्ट- राजनीति पर है। इलियास जी, मैं आपके पास जो आऊंगी। रिजल्ट जी 1977 में निकला था, जी, ठीक है इलियास जी, जो रिजल्ट 1977 में निकला था, वही रिजल्ट 2024 में भी निकलेगा। ठीक है। इसलिए कि- अब इलियास साहब, मुझे आप माफी चाहती हूँ, आपको अहमद नदीम- रोकना होगा। अहमद नदीम का विनोद जी, आदमी का- एक सवाल है और सौरभ में, लेकिन आपसे अहमद पहले नदीम का पूछूंगी आदमी उस के सवाल फैसला को के- कि बीजेपी से अगर मुकाबला करना है तो उनके पास आरएसएस जैसा काडर है, मैडम। आम आदमी पार्टी के पास वैसा कोई काडर नहीं है। किस तरह से मुकाबला करेंगे सौरभ? देखिए जब हमने दिल्ली में शुरुआत की थी तब भी यही सोचा गया था कि आम आदमी पार्टी नए लोगों की पार्टी है, ये कभी पॉलिटिक्स में रहे नहीं,
ये कैसे कुछ कर पाएंगे, मगर दिल्ली में सरकार बनी। फिर ये कहा गया कि देखिए ये सरकार नहीं चला पाएंगे, चुनाव तो जीत गए बट सरकार चला नहीं पाएंगे। और सरकार भी देखिए ऐसी चलाई कि अंतरराष्ट्रीय अखबारों के अंदर आज चर्चा होती है। डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी भारत आती हैं तो वो ये नहीं कहती नरेंद्र मोदी जी की सरकार के कोई स्कूल देखने हैं, वो कहते हैं अरविंद केजरीवाल की सरकार के स्कूल देखने हैं। यूनाइटेड नेशन से कोई आता है तो नरेंद्र मोदी जी के अस्पताल में नहीं जाता, वो दिल्ली सरकार के मोहल्ला क्लिनिक्स को देखने आता है। आज जो अरविंद केजरीवाल जी ने जिस मिशन की घोषणा की है उसमें यह कहा है कि आप अपनी पार्टी, अपना धर्म, अपनी जाति छोड़ के इस मिशन के साथ जुड़ने के लिए 951000 पे मिस्ड कॉल देके आप मेक इंडिया नंबर 1 मिशन के साथ जुड़िए। हमको सबका साथ चाहिए, हमको तो ओम प्रकाश शर्मा जी का भी साथ चाहिए। शर्मा जी साथ नहीं होंगे तो देश नंबर 1 कैसे बनेगा? हमें सबका साथ चाहिए, सबके साथ मिलकर इस देश को नंबर 1 बनाना है। बिल्कुल सौरभ, जिस तरह से आप लोग मुस्कुरा के चर्चा कर रहे हैं ये बहुत अहम है, लेकिन जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन आया था तभी भी किसी राजनीतिक दल की बात नहीं हुई थी। अभी भी अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि ये कोई पॉलिटिकल मिशन नहीं है। ये तो मैं चाहता हूं कि सब जुड़े, लेकिन कैसे यकीन कर लें कि पॉलिटिकल मिशन नहीं है, उनकी प्रधानमंत्री पद की महत्वाकांक्षाएं नहीं है? नहीं, ये सामाजिक मिशन है। मैंने आपके टीवी पे ही हमारे बड़े भाई हैं ओम प्रकाश शर्मा जी, उनको न्योता दिया और सबको न्योता है आपके टीवी के माध्यम से। सब लोग भारत को नंबर 1 बनाने के मिशन में साथ जुड़िए, सब युवाओं को साथ लेना है। और मैं बता रहा हूं निधि जी, इस देश के अंदर बहुत पोटेंशियल है, हमारे युवाओं में बहुत पोटेंशियल है। हम सब मिलकर शिक्षा के साथ, जो बाबा साहब अंबेडकर बोलते थे, शिक्षा के साथ हम देश को भारत नंबर 1 बना सकते हैं। बिल्कुल। विनोद जी, आखिरी लास्ट कमेंट्स आपके। अरविंद केजरीवाल के सामने चुनौतियां क्या है? क्योंकि जब पंजाब में भी उनकी सरकार बन गई तो कहा गया कि रिमोट कंट्रोल तो दिल्ली में है, उससे भी कई सवाल उठे। ये कहा जाता है कि वो किसी की सुनते नहीं है, सिर्फ अकेले हैं। हालांकि तमाम राजनीतिक दलों में ऐसा ही सुनने में आता है, कोई भी ऐसा दल नहीं है जिसपे सबकी सुनी जाती है। आपका आंकलन क्या है? ये जो मिशन जिसका ऐलान किया है, कैसा आप इसको आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं? देखिए, अरविंद जी की राजनीति पूरी उसी पैटर्न पे है जैसे मोदी जी की ग्रोथ हुई। मोदी जी ने देश के सामने गुजरात मॉडल पेश किया, अरविंद जी देश के सामने दिल्ली मॉडल पेश कर रहे हैं। मोदी जी सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास का नारा दे रहे हैं। अभी सौरभ जी भी कह रहे हैं हम सबको साथ लेके चलेंगे, सबका साथ हमको चाहिए। शर्मा जी का भी साथ चाहिए, 130 करोड़ लोगों का साथ चाहिए। मोदी जी भी कहते हैं कि हमारी लड़ाई राजनीतिक नहीं, सरकार बनाना आसान है, हम देश बना रहे हैं। अरविंद जी भी कहते हैं सामाजिक योजना है, सामाजिक आंदोलन है, हम राजनीतिक नहीं है, हम देश बना रहे हैं। बहुत समानताएं हैं दोनों के तौर तरीके में, दोनों के नारों में और दोनों की शैली में। विचारधारा जरूर मोदी जी की विचारधारा आरएसएस से प्रभावित है। अरविंद जी की विचारधारा का स्रोत मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने एक किताब लिखी थी स्वराज को लेकर के, तो शायद उनकी विचारधारा में गांधी भी है, अंबेडकर भी है, भगत सिंह भी है। और वो समय समय के हिसाब से अपने वैचारिक कोर्स जो है बदलते भी रहते हैं। जैसे जब अन्ना आंदोलन में थे तो गांधी जी की तस्वीर पीछे लगी होती थी, आज पंजाब में भगत सिंह और अंबेडकर की तस्वीर लगी हुई है। तो समय समय के हिसाब से अरविंद जी जो है देश काल परिस्थितियों के हिसाब से अपना कोर्स चेंज करते हैं। मोदी जी भी करते रहे, ऐसा नहीं है। मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो तमाम मुद्दों पर उनके स्टैंड दूसरे थे, आज जब देश के प्रधानमंत्री हैं तो उनके स्टैंड उन्हीं मुद्दों पर दूसरे हैं। तो ये राजनेताओं की एक प्रकृति और प्रवृत्ति होती है कि जब आप एक स्थिति में है तो आपका पक्ष कुछ और है, जब आप सरकार में आ जाते हैं तो आपका पक्ष कुछ और हो जाता है। लेकिन फिर भी विशेषताएं हैं दोनों के बीच में। मोदी जी भी ईमानदारी और के नारे के साथ और भ्रष्टाचार परवार के नारे के साथ सत्ता में आए। अरविंद जी भी कट्टर ईमानदारी का नारा दे करके कट्टर ईमानदार नेता बन के भ्रष्टाचार को मुद्दा बना के आ रहे हैं। दरअसल ये एक प्रतियोगिता दोनों के बीच में है कि कौन ज्यादा ईमानदार है, कौन ज्यादा देशभक्त है, कौन ज्यादा राष्ट्रवादी है, कौन ज्यादा जनता की बात करता है। ये एक प्रतियोगिता इस समय अरविंद केजरीवाल जी और मोदी जी के बीच में या बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में है। फर्क ये है कि जो आपने शुरू में कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के पीछे उसका मात्र संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, जो किसी और दल के पीछे नहीं है। मैं बार बार कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की ताकत संघ से शुरू होती है। अगर संघ को आप माइनस कर दीजिए तो भाजपा भी अन्य पार्टियों की तरह हो जाएगी, फिर उसमें भी वो सारी जो है चुनौतियां और समस्याएं आ जाएंगी जो दूसरी पार्टियों में है। अरविंद जी के साथ क्या है कि वो स्वयं अपनी पार्टी की ताकत है, वो नेता भी हैं उसके,
वो उसके संयोजक भी हैं, जी। वो उसके मुख्यमंत्री भी हैं, और वो जो है उसके प्रेरणा स्रोत भी हैं और उसके विचारधारा की स्रोत भी हैं। ये एक फर्क है। मोदी जी की विचारधारा डॉक्टर हेडगेवार से शुरू होती है और श्यामा प्रसाद मुखर्जी और अटल बिहारी वाजपेयी से होते हुए आती है। अरविंद जी की विचारधारा का स्रोत अरविंद जी स्वयं है। अन्ना जी जो है उनके साथ थे, लेकिन अन्ना जी भी उनके साथ नहीं। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। अब इस पूरी लड़ाई में, निधि जी, मैं पूरी बात कंक्लूड करूंगा, इस पूरी लड़ाई में देश की एक बहुत बड़ी पार्टी कांग्रेस पीछे छूटती जा रही है। उसके पास जो है स्थिति ये है कि वो क्या करे। वो न तो विनोद जी, मेरे पास बिल्कुल समय बस इतना ही है। वाकई आपने कांग्रेस की बात भी छेड़ दी, लेकिन वाकई में आज जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा है कि सरकारें बनाना आसान है लेकिन राष्ट्र बनाना मुश्किल है, और इसी पर तमाम राजनीतिक दल चुनौती है सबके सामने, क्योंकि सभी राष्ट्र बनाने की बात करते हैं लेकिन बना नहीं पाते। बहरहाल आज मुकाबला में इतना ही। नमस्कार। दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया हैं। आज भारत में कोने कोने में रहने वाले भारतीयों का सीना फक्र से कितना चौड़ा हुआ होगा, उनको कितना गर्व हुआ होगा कि जहां विदेशों में भारत के बारे में बलात्कारों की खबरें छपती थी, गरीबी की खबरें छपती थी, आज वहां पे देश की शिक्षा नीति की खबर छपी है। और उसके बिल्कुल उलट उस आदमी जिसकी प्रशंसा विदेशों के अखबार कर रहे हैं, और न्यूयॉर्क टाइम्स जैसा इतना बड़ा और इतना प्रेस्टिजियस अखबार कर रहा है, अरविंद केजरीवाल जी का कहना है कि देश को आजाद हुए 75 साल हो गए, आज भी हमारे यहां इतनी सारी समस्याएं हैं। जो छोटे छोटे देश हमारे बाद आजाद हुए, जहां पे उनको एटम बम ने तहस नहस कर दिया, वो देश आज हमसे आगे निकल गए। हम इतना पीछे कैसे रह गए? हमारे देश का आदमी इतना मेहनती है, हमारे देश के युवा इतने इंटेलिजेंट हैं, विदेशी कंपनियों के अंदर जाके वो सीईओ बन गए हैं। हमें इस देश को नंबर 1 बनाने के लिए एक साथ आना पड़ेगा, और इसीलिए इंडिया नंबर 1 मिशन की शुरुआत की गई है। दिल्ली की जो आबकारी नीति है उसमें गैर कानूनी तरीके से कायदे कानून को ताक पर रखकर जो आबकारी नीति बनाई, ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को शराब के ठेके दिए गए, और जब पूरा देश और दिल्ली कोरोना से त्रस्त था, लोगों पे रोजगार और खाने पीने तक की दिक्कत थी, पैदल अपने गांव जा रहे थे, उस वक्त दिल्ली की ये सरकार के जो ठेकेदार थे उन माफियाओं का 144 करोड़ रुपया उन्होंने माफ किया। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है, यदि दिल्ली की डीटीसी की बस में कोई आदमी जेब काटते हुए पकड़ा जाए तो वो ये कहे कि बिहार में एक लड़की के ऊपर गोली चला दी, आप उसकी चर्चा क्यों नहीं कर रहे? तो आज पहले ये तय करिए कि हमने आबकारी नीति पे विषय में बात करनी है, शिक्षा नीति के विषय में बात करनी है, या केजरीवाल जी जो देश को नंबर 1 बनाने की बात कर रहे हैं वो बात करनी है, या जो केजरीवाल जी जो पेड न्यूज, जो दिल्ली की जनता का 1000 करोड़ रुपया हर साल मेहनत खून पसीने की कमाई को ये जो पेड न्यूज और दूसरी न्यूज देकर और उससे जो किकबैक लेते हैं, क्या हम उसके विषय में बात करें? मैं दिल्ली विधानसभा का सदस्य होने के नाते मैं ये समझता हूं, आप दिल्ली की शिक्षा नीति की यदि मैं बात करूं तो आज स्कूलों के अंदर फैकल्टी नहीं है, पीने का पानी नहीं है, शौचालय नहीं है, और तो और आज तक दिल्ली सरकार ने एक स्कूल नहीं खोला, एक हॉस्पिटल नहीं खोला।